नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान कक्षा 12 के अध्याय 2 आत्म एवं व्यक्तित्व के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम व्यक्तित्व के विभिन्न उपागमों को समझेंगे। अलग अलग उपागमों के माध्यम से न सिर्फ हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा, वरन अपने व्यवहार के कारणों को भी हम समझ पाएंगे। इन उपागमों में प्रथम उपागम है प्ररूप उपागम। प्ररूप समानताओं पर आधारित प्रत्याशित व्यवहारों का समुच्चय है। यदि हम प्राचीन प्ररूपों की बात करें तो हिप्पोक्रेट्स ने 4 प्ररूप दिए थे: उत्साही, श्लेष्मिक, विवादी और कोपशील। भारतीय आयुर्वेद में भी 3 तरह के दोषों की चर्चा की गई है: वात, पित्त और कफ। साथ ही साथ त्रिगुण 3 गुणों की चर्चा की गई है: सत्व, रजस और तामस। यदि हम सत्व गुण की बात करें तो इसमें सत्यवादिता, अनासक्ति और अनुशासन जैसे गुण होते हैं। राजस गुणों में इंद्रिय तुष्टि, भौतिकवादी जैसे गुण पाए जाते हैं, जबकि तामस गुण वाला व्यक्ति क्रोधी, अवसादी या फिर आलस्य से भरा हुआ होता है। एक और प्रारूप है जिसको हम सेल्डन प्रारूप के नाम से जानते हैं। सेल्डन ने 3 प्रकार से व्यक्तियों को वर्गीकृत किया: एंडोमॉर्फिक, गोलाकृतिक। ये वो व्यक्ति हैं जो कि शिथिल होते हैं लेकिन मिलनसार भी होते हैं। दूसरे तरह के व्यक्ति आयताकृतिक, मेसोमॉर्फिक व्यक्ति, ये ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं, और यदि शारीरिक रूप से हम देखें तो यह लंबे और कद काठी इनकी मजबूत होती है। तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं लंबकृतिक व्यक्ति, एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति। यह कलात्मक हो सकते हैं और अंतर्मुखी भी होते हैं। प्ररूप पर आगे चर्चा करते हुए हम अब बात करते हैं युंग द्वारा दिए गए प्ररूप पर। युंग ने व्यक्तियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा: अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति वो हैं जो अकेलापन पसंद करते हैं, एकांत में रहते हैं, एकाकीपन उन्हें पसंद आता है, दूसरों से बचते हैं, सांवेगिक द्वंद्वों से बचते हैं, उनसे पलायन करते हैं। जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक मेलजोल वाले होते हैं, इन्हें घूमना फिरना खूब पसंद होता है। एक दूसरे तरह के प्ररूप का हम वर्णन करते हैं जिसको बोलते हैं टाइप ए, बी, सी और डी। टाइप ए और बी फ्रेडमैन और रोजनमैन ने दिया था। ये कहते हैं कि टाइप ए वाले व्यक्ति कुछ अलग तरह की विशेषताओं वाले व्यक्ति होते हैं। इनका मोटिवेशन, इनकी अभिप्रेरणा का स्तर उच्च होता है। इनमें धैर्य की कमी होती है, ये समय की कमी महसूस करते हैं, हमेशा उतावलापन इनके साथ रहता है। ऐसा लगता है कि ये काम के बोझ से बिल्कुल लदे हुए हैं। इस तरह के व्यक्ति, यह देखा गया है कि इनको हृदय संबंधी बीमारी जल्दी हो जाती है या हृदय संबंधी बीमारी से सहसंबंधित पाए गए हैं। जबकि टाइप बी टाइप ए से बिल्कुल विपरीत होते हैं, शांत चित्त वाले व्यक्ति होते हैं। एक और टाइप मॉरिस ने दिया जिसको कहा गया टाइप सी। ये वो व्यक्ति होते हैं जो आसानी से, इन व्यक्तियों को कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि यह पाया गया कि ये वो व्यक्ति हैं जो अपनी भावनाओं को, अपने संवेगों को दबाते हैं, अपने बॉस की हर एक आज्ञा का पालन करते हैं। वो ठीक या ठीक नहीं, इसमें अंतर जाने बिना वह आज्ञा का पालन करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से उन्हें अपनी भावनाओं को, अपने संवेगों को दबाना पड़ता है, और इसका परिणाम यह होता है कि संभव ये हो जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को कैंसर हो जाए। अगला प्रारूप है, आज के दौर में ये नया प्रारूप है, टाइप डी। टाइप डी प्रारूप का मतलब है इस तरह के व्यक्तियों में डिप्रेशन, अवसाद हो जाने की संभावना ज़्यादा होती है। इस तरह के व्यक्ति
अपने जीवन में इन्हें आशा कम दिखाई देती है। ये अपने जीवन का आकलन जब करते हैं तो मूल्यहीन आकलन करते हैं। तो टाइप डी प्ररूप है। व्यक्तित्व को समझने का अगला उपागम है विशेषक उपागम, या इसको हम ट्रेट शील गुण उपागम भी कह सकते हैं। यह सिद्धांत व्यक्तित्व के मूल तत्वों की खोज करता है, लोगों की प्राथमिक विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करता है। विशेषक अपेक्षाकृत स्थायी गुण माने जाते हैं जिस पर हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विशेषक संबंधी कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। पहले बात करते हैं अल्पोर्ट का विशेषक सिद्धांत। अल्पोर्ट ने 3 तरह के विशेषकों पर चर्चा की है। पहले विशेषक हैं प्रमुख विशेषक, कार्डिनल ट्रेट्स। ये वो विशेषक हैं, हम यह कह सकते हैं कि हमारे जीवन का सारा व्यवहार इन विशेषकों के आसपास ही घूमता है। इस तरह के मुख्य विशेषकों में हम चर्चा कर सकते हैं गांधीवादी विशेषक की या फिर हिटलरवादी विशेषक की। जिस तरह से गांधी के जीवन का पूरा सार सत्य और अहिंसा के आसपास घूमता हुआ प्रतीत होता है, जिस तरह से हिटलर का जो व्यवहार है वह दूसरों को दबाने के आसपास घूमता प्रतीत होता है, तो ये मुख्य ट्रेट, इनके आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमुखता के साथ हम व्याख्यात कर सकते हैं। दूसरे ट्रेट्स हैं सेंट्रल ट्रेट्स या केंद्रीय विशेषक। ये विशेषक अपेक्षाकृत व्यक्ति की विशेषता का वर्णन करते हैं, हालांकि ये उतने प्रमुख नहीं होते हैं जितने कि कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि मेहनती व्यक्ति या निष्कपट व्यक्ति, निस्वार्थ व्यक्ति, स्फूर्तमान व्यक्ति। इनके अलावा तीसरे तरह के ट्रेट्स इन्होंने बताए हैं, वह हैं गौण विशेषक, सेकेंडरी ट्रेट्स। इसमें मुख्य रूप से मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इस संबंध के कुछ विशेषक सम्मिलित किए जा सकते हैं। विशेषक सिद्धांत में अगला नाम आता है कैटेल का। कैटेल ने कारक विश्लेषण करके, यह एक सांख्यिकीय विधि है, इस विधि से बहुत सारे कारकों का विश्लेषण करके कुछ मूल कारक चिन्हित किए और इन्होंने बताया कि कुछ मूल विशेषक होते हैं जिन्हें हम सोर्स ट्रेट्स कहते हैं, और कुछ सतही विशेषक हैं, सरफेस ट्रेट हम इनको कह सकते हैं। मूल विशेषकों का वर्णन विलोमार्थी प्रवृत्तियों के रूप में इन्होंने किया है और इस तरह से 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली इन्होंने तैयार की है। विशेषक उपागम के अंतर्गत अगला उपागम है आइजेंक द्वारा दिया गया सिद्धांत। आइजेंक ने तंत्रिका तापिता वनाम सांवेगिक स्थिरता और बहिर्मुखता वनाम अंतर्मुखता के रूप में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। अक्सर लोग अंतर्मुखता और बहिर्मुखता में से क्या श्रेष्ठ है इसकी बात करते हैं, तो मेरा जवाब यह होता है कि इसके साथ साथ हम पहली विमा सांवेगिक स्थिरता को भी जोड़ लें। बहिर्मुख व्यक्ति यदि सांवेगिक रूप से स्थिर है तो वह ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्ति भी यदि सांवेगिक रूप से स्थिर है तो वह ठीक है। यदि सांवेगिक रूप से हमारी स्थिरता नहीं है तब मुश्किल है। यदि हमारा मनस्तापी व्यक्तित्व हो रहा है, मनस्ताप की तरफ, तंत्रिका ताप की तरफ हम जा रहे हैं, न्यूरोटिज्म की तरफ जा रहे हैं, तब मुश्किल है। आइजेंक ने एक व्यक्तित्व प्रश्नावली भी तैयार की है जो व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। अगला सिद्धांत है पंचकारक सिद्धांत, कोस्टा एवं मैक्रे द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इस सिद्धांत में सारे मूल विशेषकों को संग्रहित रूप से 5 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला फैक्टर, पहला कारक है खुलापन। हम अपने विचारों में, अपने अनुभव में क्या खुलापन रखते हैं? क्या हम तैयार हैं नए तरह की बात के लिए, नए तरह के अनुभव के लिए? दूसरा कारक है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता के बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला कारक है सहमतिशीलता, वह व्यवहार
जो हमें एक दूसरे के प्रति सहयोगी भाव और मैत्रीपूर्ण भाव के लिए प्रेरित करता है। अगला फैक्टर है तंत्रिका ताप। ये वो व्यक्ति हैं जो दुखी हैं, चिड़चिड़े हैं या सांवेगिक रूप से अस्थिर हैं। अगला कारक है अंतर विवेकशीलता। ये व्यक्ति उपलब्धि उन्मुख होते हैं, कर्मठ होते हैं और ऐसे व्यक्तियों का अपने ऊपर आत्मनियंत्रण होता है। तो प्ररूप उपागम और विशेषक उपागम, इन दो उपागमों के बाद अब हम बात करते हैं मनोगत्यात्मक उपागम। मनोगत्यात्मक उपागम या मनोविश्लेषणात्मक उपागम, इसका प्रारंभ सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया था। सिगमंड फ्रायड ने प्रारंभिक तौर पे सम्मोहन विधि का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुक्त सहचर्य, स्वप्न विश्लेषण, यहाँ तक कि हमारी त्रुटियों के विश्लेषण, हमारे बोलने में जो हम त्रुटियां करते हैं, जहाँ पे हमारी जबान लड़खड़ा जाती है, उनका भी विश्लेषण करके हमारे मन तक पहुँचने, हमारे अचेतन मन तक पहुँचने का प्रयास किया। सिगमंड फ्रायड के अनुसार चेतना के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है चेतन स्तर या हमारा चेतन मन, दूसरा है पूर्व चेतन स्तर और तीसरा है अचेतन। चेतन वह स्तर है जिसमें हम जानते हैं, हमारी अवेयरनेस में, हमारी जागरूकता में हमारी व्यक्तित्व या व्यक्तित्व संबंधी बातें होती हैं। पूर्व चेतन वह स्थिति है जब हम कोई बात जानते तो नहीं हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास से वह हमारे जागरूकता के स्तर पे आ जाती है। और अचेतन मन हमारा वह है जिसको हम जान नहीं पाते हैं। हमारे दमित इच्छाएं, हमारे आक्रोश, हमारे गुस्सा, ऐसे जिनको हम दबाते चले जाते हैं, वह हमारे अचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। सिगमंड फ्रायड आगे व्यक्तित्व की संरचना की बात करते हैं। तो उन्होंने 3 भागों में हमारे व्यक्तित्व की संरचना को बतलाया है। इड, ईगो, सुपर ईगो हम बोलते हैं। इड, इदम, यह वह हिस्सा है जो सुख की अभिलाषा करता है, प्लेजर प्रिंसिपल से यह चलता है, हमेशा इसको सुख चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, यह जाने बिना कि घर में पैसा है या नहीं है, वह किसी भी खिलौने या किसी भी मिठाई या नए कपड़े की इच्छा कर लेता है। प्लेजर प्रिंसिपल से यह व्यक्ति संचालित होते हैं। इद, इदम या इड हम इसको कहते हैं। दूसरा है अहम, ईगो। यह वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा संचालित होता है। वह देखता है कि वास्तविक रूप से क्या यह आवश्यक है, क्या यह मेरे लिए उचित है। इसके बाद आता है परा अहम, सुपर ईगो। इसको हम व्यक्तित्व की नैतिक शाखा के रूप में देख सकते हैं। क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, क्या यह करना ठीक होगा, नैतिक रूप से यह ठीक है या नहीं है, इस तरह का जो चर्चा या इस तरह का जो भाव होता है, वह परा अहम के अंतर्गत आता है। सिगमंड फ्रायड ने कुछ रक्षा युक्तियों की भी बात की। इसको हम कई बार अहम रक्षा युक्तियां, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। हमारे अहम पर हमारे वातावरण का प्रभाव होता है। कई बार हमारे अहम को चोट पहुंचती है, तो उस चोट से हम रक्षा करने के लिए अलग अलग युक्तियां अपनाते हैं। जैसे कि दमन की युक्ति, हमारे लिए कोई बात अस्वीकार योग्य लगती है, हम किसी बात को का बुरा लगता है हमें, तो हम उसको दबा देते हैं, उसका दमन करते हैं। दूसरा हो सकता है प्रक्षेपण। हम क्या करते हैं, हमारी ऐसी कोई भावना जो हमें लगता है कि ये शायद समाज स्वीकार नहीं करेगा, उस तरह की बात को हम किसी दूसरे पर प्रक्षेपित कर देते हैं। कई बार हम किसी घटना या किसी स्थिति को अस्वीकार कर देते हैं, अस्वीकार करने की हम युक्ति अपनाते हैं। कई बार हम रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण कर देते हैं। युक्तिकरण में क्या करते हैं, हमसे कुछ गलती हुई तो हम उसकी जिम्मेदारी किसी और पर थोप देते हैं। जैसे कि मुझसे यदि ठीक से नहीं लिखा गया तो मैं यह कह देता हूं कि जो पेन था वो खराब था, या वातावरण में गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं अच्छे से पर्चा नहीं लिख पाया। तो अपनी गलती
दूसरे के ऊपर थोप देना। अगली तरह की जो रक्षा युक्ति है वो है प्रतिक्रिया निर्माण। यह इस तरह से व्यक्ति करता है कि किसी अस्वीकार्य भावना के विपरीत व्यवहार अपना लेता है। जैसे कि यदि व्यक्ति को लगता है कि वह गुस्सा जो कि स्वीकार नहीं है, या कोई काम वासना संबंधी कोई भाव है जो स्वीकार नहीं है, तो उसके बिल्कुल विपरीत जो भाव है उसको वह अपना लेगा। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं जिनको मनोलैंगिक विकास कहते हैं, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। उन विकासात्मक अवस्थाओं की हम चर्चा करेंगे। ये अवस्थाएं 5 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। पहली अवस्था है मुखीय अवस्था। इस अवस्था में बच्चा, यह बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है। जब छोटा बच्चा होता है हमने देखा कि वह हर चीज़ को मुंह में ले लेता है। ऐसी चीज़ जो खाने की नहीं है, परफ्यूम का आनंद मुंह से नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी वो परफ्यूम की बोतल को मुंह में डालता है। तो सारा आनंद मुख से लेने का प्रयास करता है। दूसरी अवस्था है गुदीय अवस्था, एनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा मल मूत्र के त्याग में या मल मूत्र के त्याग को रोकने में, इन 2 तरह की स्थितियों में आनंद लेता है। तीसरी अवस्था है लैंगिक अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत 2 तरह की मुश्किलें या 2 तरह की ग्रंथियां सामने उत्पन्न होती हैं। इसमें हम अपने अभिभावक, विपरीत लिंगी अभिभावक के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे कि पहली जो ग्रंथि है वो है इडिपस ग्रंथि। यह ग्रंथि लड़कों में, बालकों में पाई जाती है। जब वह अपनी माँ के प्रति आकर्षित होते हैं और कई बार वह अपने पिता को अपना प्रतिस्पर्धी मान लेते हैं। बिल्कुल ऐसी ही प्रवृत्ति या ऐसी ही ग्रंथि बालिकाओं में उत्पन्न होती है जिसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं। वह अपनी माँ को अपना प्रतिस्पर्धी मान लेती हैं अपने पिता को प्राप्त करने के लिए। इस तरह का सिद्धांत प्रतिपादित करने के कारण सिगमंड फ्राइड का उस समय काफ़ी विरोध भी हुआ, काफ़ी आलोचना भी हुई। लेकिन यह हम आम दैनिक अनुभव में भी देखते हैं कि लड़कियां पिता को पसंद कर रही हैं, लड़के माँ को पसंद कर रहे हैं। अगली अवस्था है काम प्रसुप्ति अवस्था। इस अवस्था में आनंद प्राप्ति या काम संबंधी भावनाएं सुप्त अवस्था में चली जाती हैं और बच्चा सृजनशील कार्यों में लग जाता है, जैसे कि अध्ययन करना है या फिर चित्र बनाना है या खेल कूद है। अगली अवस्था जननांगीय अवस्था है, जिसमें वास्तविक रूप से जो हमारे जनन अंग हैं उनकी तरफ आकर्षण बढ़ता है और आनंद का साधन भी वही अंग हो जाते हैं। फ्राइड ये कहते हैं इन अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में अतिसंतुष्टि या कम संतुष्टि के कारण व्यक्ति का स्थिरण उस अवस्था में हो सकता है और वह एक तरह की मनोविकृति व्यक्ति के अंदर उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक जो फ्राइड के अनुयायी ही थे, उनके द्वारा पश्च फ्राइडवादी उपागम या नव फ्राइडवादी उपागम प्रारंभ किया गया। इनमें सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्ल युंग की। इन्होंने उद्देश्य एवं आकांक्षाओं पर चर्चा की। इनके सिद्धांत को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। ये कहते हैं कि व्यक्तित्व में प्रतिस्पर्धी शक्तियां और संरचनाएं कार्य करती हैं जिनका संतुलन आवश्यक है। इन्होंने सामूहिक अचेतन, जिसमें आद्य प्रारूप आर्कटाइप की बात की। ये व्यक्तिगत स्तर पर अर्जित नहीं होती हैं बल्कि वंशानुगत होती हैं। अगले मनोवैज्ञानिक कैरेन हार्नी हैं। इनके सिद्धांत में मुख्य बात आशावाद है। इन्होंने मानव समृद्धि एवं आत्मसिद्धि पर बल दिया, आशावादी दृष्टिकोण को अपनाया और कहा कि बाल्यकाल के विक्षुब्ध अंतर्वैयक्तिक संबंधों को मनोविकार का कारण बताया।
यह भी बताया कि माता पिता का व्यवहार बच्चों के विकास पर प्रभाव डालता है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं एडलर। इन्होंने जीवन शैली और सामाजिक अभिरुचि पर जोर डाला। इनके सिद्धांत को व्यक्तिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। ये कहते हैं कि व्यवहार उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख होता है। व्यक्तिगत लक्ष्य अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अपर्याप्तता की भावना होती है जिसको हीनता की ग्रंथि कहा गया, और ये कहते हैं कि व्यक्ति का लक्ष्य इस ग्रंथि पर विजय प्राप्त करना होता है। अगले नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक हैं एरिक फ्राम। इन्होंने मानवीय पहलू पर महत्व दिया, मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना, स्वतंत्रता की इच्छा तथा न्याय और सत्य के लिए संघर्ष से मनोवैज्ञानिक गुणों की उपलब्धि होती है, यह माना। व्यक्तित्व का विकास दूसरे व्यक्तियों के साथ हमारे अनुभव से होता है, और कोमलता और प्रेम जैसे गुणों पर भी इन्होंने बल दिया। अगले मनोवैज्ञानिक हैं एरिक एरिक्सन। इनके लिए जाना जाता है अनन्यता की खोज के लिए। आइडेंटिटी की खोज में इनका सिद्धांत है। ये कहते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलता है और अहम अनन्यता ईगो आइडेंटिटी की इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका होती है। विभिन्न मनोसामाजिक विकासात्मक अवस्थाओं के द्वंद्व जैसे विश्वास बनाम अविश्वास या नज़दीकी बनाम एकाकीपन की इन्होंने व्याख्या की है। किशोर अवस्था के अनन्यता संकट आइडेंटिटी क्राइसिस ने लोगों का व्यापक ध्यान आकर्षित किया। अगला उपागम है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम यह मानता है कि प्रेक्षणीय, मापन योग्य प्रदत्त और उद्दीपक अनुक्रिया संयोजन, इनके माध्यम से हम व्यक्तित्व की व्याख्या कर सकते हैं। अनुक्रिया को व्यक्तित्व की आधारभूत इकाई, संरचनात्मक इकाई माना गया है। ये मानते हैं कि प्रबलन के द्वारा हमारा व्यक्तित्व आकार लेता है, रीइंफोर्समेंट के माध्यम से हमारा व्यक्तित्व आकार लेता है। ये सिद्धांतवादी, व्यवहारात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित, जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं, हमने कक्षा 11 में अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं, हमने समझा है कि कुछ क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत है या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है या सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत है। जब हम दूसरे को देखकर सीख रहे हैं तो इन सिद्धांतों के आधार पर हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। हम कोई भी बात, कोई भी हैबिट या कोई आदत जो है वो हम सीखते हैं। अगला उपागम है सांस्कृतिक उपागम। इस उपागम में परिस्थिति और सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्तित्व को देखा गया है। इस उपागम में माना गया है कि आर्थिक अनुरक्षण प्रणाली सांस्कृतिक एवं व्यवहारात्मक भिन्नता की उत्पत्ति में योगदान देती है। जलवायु संबंधी दशाएं आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक संरचनाओं और बच्चों के पालन पोषण के तरीकों को भी प्रभावित करती हैं। लोग परिस्थितियों से अनुकूलन करने के लिए भिन्न व्यक्तित्व गुणों का विकास करते हैं, जैसे कि शिकार संग्रह करने वाले जनजातीय समूह और कृषि समाज के बच्चे भिन्न भिन्न व्यक्तित्व प्रतिरूप विकसित करते हैं। हमारा अगला उपागम है मानवतावादी उपागम। मानवतावादी उपागम में मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो। कार्ल रोजर बात करते हैं कि पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति, फुली फंक्शनल पर्सन की अवधारणा इन्होंने दी थी। इनके सिद्धांत की दो मूल अवधारणाएं हैं। वह है व्यवहार लक्ष्योन्मुख और सार्थक होता है, तथा दूसरी बात, लोग सदैव अनुकूली और आत्मसिद्धि वाला व्यवहार चयन करते हैं। आत्मसिद्धि प्राप्ति के लिए लोग सतत प्रयासरत रहते हैं। रोजर्स बताते हैं कि हमारा सेल्फ दो तरह का होता है, वास्तविक आत्म और आदर्श आत्म। हम जो हैं और जो बनना चाहते हैं। वह कहते हैं कि वास्तविक आत्म और आदर्श आत्म के बीच समरूपता व्यक्ति को प्रसन्न रखती है। यदि व्यक्ति का आदर्श आत्म
और व्यक्तिगत आत्म, इन दोनों में अंतर है तो व्यक्ति चिंतित हो सकता है। आगे वह अशर्त सकारात्मक आदर, अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड को व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा प्रस्तावित सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बड़ी प्रसिद्ध हुई। इस थेरेपी में जो सेवार्थी है, क्लाइंट है, उसको निर्णय लेने वाला व्यक्ति माना गया है। वह अपने सारे मुद्दों पर स्वयं निर्णय ले सकता है, यह अवधारणा है। आत्मसिद्धि पर मास्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है वह कहता है कि हमारी सर्वोच्च आवश्यकता आत्मसिद्धि की है। तो छात्रों, इस तरह से हमने आज व्यक्तित्व के विभिन्न उपागमों जैसे कि प्ररूप उपागम, विशेषक उपागम, मनोगत्यात्मक उपागम, व्यवहारात्मक उपागम, सांस्कृतिक उपागम और मानवतावादी उपागमों को समझने का प्रयास किया। अगले भाग में हम व्यक्तित्व के मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।